हेलो प्यारे मित्रों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 10, जिसका नाम है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। पदार्थ का अणुगति सिद्धांत का मतलब जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कितने होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस, तीन होते हैं ना। ठोस, द्रव, गैस और भी दो होते हैं जो आपको अगली क्लासों में मिलेगा पढ़ने, 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस, तो इनके जो अणुओं की प्रॉपर्टी है, उनके अणुओं की जो गति होती है, उसके सिद्धांत में क्या करेंगे हम लोग, इस लेसन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे उस लेसन में, ठीक है। कि जो पदार्थ के अणुगति सिद्धांत है, इसमें जो पदार्थ के अणु होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो गति करते हैं, तो उस दौरान कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका पहला टॉपिक है पदार्थ के मूल लक्षण, यानी बेसिक कैरेक्टर ऑफ मैटर। पदार्थ के मूल लक्षण, पहला क्या है टॉपिक हम लोग का, पदार्थ के मूल लक्षण। मूल लक्षण, ठीक, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में। तो जॉन डाल्टन ने बताया था पदार्थ के बारे में, ठीक है, कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वहीं जो छोटे छोटे पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे अणु कहते हैं, तो वहीं जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या होगा, बना होगा, ठीक। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो गति करते हैं, इनकी गति करने की दिशा कोई निश्चित नहीं होती है, यानी ये जिग जैग मोशन में, यानी इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये जो इसका दूसरा टॉपिक है पदार्थ के मूल लक्षण में, पहला टॉपिक हो गया क्या, कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और वो हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा टॉपिक कि अणुओं की यह गति अनियमित, यानी चाल व दिशा बार बार बदलना। अनियमित का मतलब चाल व दिशा बार बार बदलना, मतलब उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, इधर जा रहा है कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी आवारा टाइप का, ठीक है। तो ये जो इनकी गति होती है पदार्थों की, वो आवारा टाइप की होती है, यानी इधर उधर की गति करते हैं। फिर कह रहा है कि अणुओं की इस गति को आणविक प्रक्षोभ कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे अणु हैं जो ये गति कर रहे हैं, इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आणविक प्रक्षोभ कहते हैं। यानी जो ये कण इधर गति कर रहा है, किधर कर रहा है, यानी जो इसकी दिशा इधर उधर है, इसकी गति को, यानी जो अणुओं की गति है, इसको बोलते हैं क्या, इस गति को बोलते हैं आणविक ऐसे आणविक प्रक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक प्रक्षोभ। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि पदार्थ के अंदर किन्हीं दो निकटवर्ती अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। यानी ये जो मैटर बना है छोटे छोटे कणों से, तो मान लीजिए ये जो अणु है और ये एक कण है, इसके बीच की, यानी जो निकटतम कण होंगे उसके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इस दूरी को बोलते हैं क्या, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं, ठीक है। यानी जो दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है या दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान। और पदार्थ के अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। और इन्हीं, ये जो बीच का दूरी हो गया अंतरा आणविक स्थान, और इन्हीं दो कणों के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल कार्य करता है, और इसके बीच जो बल कार्य करता है उस बल को कहते हैं क्या, अंतरा आणविक बल। यानी इसके बीच की रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान, और इसके बीच जो बल लगेगा उसे क्या बोल देंगे, अंतरा आणविक बल। और ये जो बल होता है ये क्या होता है, विद्युतीय होता है। क्या होता है, विद्युतीय होता है, विद्युतीय होता है, ठीक है। ये जो बल होता है ये क्या होता है, विद्युतीय होता है। तो ये है हम लोग के पदार्थ के मूल लक्षण। बस शॉर्ट में देख लीजिए, इसके पदार्थों के तो मूल लक्षण बहुत है,
केमिस्ट्री में आप लोगों ने जॉल डाल्टन का पढ़ा होगा, पदार्थ के बारे में वो बताए थे, तो कई सारे इसके लक्षण बताए थे। तो इस लेसन में आपको बस थोड़ा सा ही जानना है क्या कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो कण होते हैं ये निरंतर गति करते रहते हैं, और उनकी जो गति होती है वो क्या होती है, आणविक प्रक्षोभ होती है, मतलब इधर उधर गति करते रहते हैं, मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में गति नहीं करते हैं। फिर क्या था कि ये जो कण हैं इसके निकटतम दो कणों के बीच की जो दूरी होती है या उनके बीच जो स्थान होता है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, और इस दोनों के कणों के बीच जो बल कार्य करेगा यानी अंतरा आणविक स्थान के बीच जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक बल। और ये जो बल होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो विद्युतीय होता है। इतना सबको समझ में आ गया। ये रहा क्या, पदार्थों के मूल लक्षण। फिर चलते हैं कि पदार्थों का अणुगति सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पदार्थों का अणुगति सिद्धांत क्या है। तो क्या है, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, जो हम लोग का लेसन का नाम है, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। देखिए जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ यानी ठोस द्रव गैस, इन जो पदार्थ है इनके लिए एक अणुगति मॉडल तैयार किया गया है। क्या किया, जैसे ठोस के लिए अलग अणुगति मॉडल तैयार किया गया, गैस के लिए अलग मॉडल अणुगति तैयार किया गया, फिर वैसे ही द्रव के लिए भी अलग अणुगति मॉडल तैयार किया गया। तो इस अणुगति सिद्धांत को समझने के लिए पदार्थों के लिए, तो पदार्थ को जिस डिवाइड में बांटा गया, जिस पार्ट में, जैसे ठोस द्रव गैस, तो उसका अलग अलग अणुगति सिद्धांत क्या किया गया, अध्ययन किया गया। तो चलिए हम लोग भी वैसे अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे गैसों का अणुगति मॉडल, यानी जो गैस हैं, पदार्थ के तीन पार्ट होते हैं, क्या, ठोस द्रव गैस। तो उसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, गैस के अणुगति सिद्धांत। जैसे अणुगति, पदार्थों का अणुगति सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे हम लोग गैस का अणुगति सिद्धांत, यानी गैस का अणुगति सिद्धांत या मॉडल पढ़ेंगे, अणुगति सिद्धांत। ठीक है, गैस का अणुगति सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो देखिए गैस का अणुगति सिद्धांत में कि उसके जो कण हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो समझिए, देखिए पहला इसमें टॉपिक कह रहा है गैस का अणुगति सिद्धांत में कि गैस के अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। एक निश्चित गैस के अणु असमान, सुदृढ़ एवं अति सूक्ष्म होते हैं। अणुओं का अपना आयतन गैस के आयतन की तुलना में उपेक्षीय होता है। यानी ये जो गैस का अणुगति सिद्धांत है, इसमें पहला टॉपिक बताया गया कि जो गैस के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। वो भी कैसे, जिगजैग मोशन में, इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे पदार्थ के कण क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। यानी मान लीजिए यही कोई गैस है, ठीक है, ऐसे कोई गैस है, इसमें जो कण हैं इस गैस के, वो भी क्या करते हैं, अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। यानी इसका भी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और ये जो कण होते हैं, क्या बोल रहा है कि ये जो कण होते हैं सुदृढ़ एवं अति सूक्ष्म होते हैं। यानी ये जो कण हैं बहुत ही क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। कुछ तो ऐसे इतने छोटे होंगे कि जो हम लोग को नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। और क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, बहुत छोटे एवं सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो कण हैं ये इस गैस के आयतन से क्या होते हैं, उपेक्षीय होते हैं, मतलब अलग होते हैं। यानी इस गैस का आयतन इस कण के आयतन से क्या होता है, अलग होता है। इतना सबको समझ में आया। देखिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, अतः अणुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। जैसे ही दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है और अत्यंत निकट आने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। समझिएगा क्या करें कि ये जो कण है, इसमें का जो दूसरा टॉपिक है, कह रहा है कि ये जो कण है गैस के, ये क्या होते हैं, तो जब बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, उड़ता है। द्रव का थोड़ा इससे पास होता है तो वो बहता है, और ठोस का एकदम पास पास रहता है तो वो स्थिर रहता है। ठोस का देखें कभी डगरते हुए एक स्थान पे ईंट को रख देंगे तो क्या वो फैल के बढ़ जाता है, नहीं ना।
वो क्यों होता है? तो इन अणुओं के बीच की दूरी के कारण होता है, इसके बीच जो बल लग रहा है अंतरा आणविक बल, उसके कारण होता है। तो ये जो गैस होते हैं, इसके कण जो अणु हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वो क्या होता है? कम कार्य करता है। और जैसे जैसे इस कणों की दूरी को कम करते हैं, आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कण यहाँ पे है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल कार्य करेगा, वो क्या करेगा? थोड़ा कम काम करेगा। क्या करेगा? कम काम करेगा। और जैसे इसकी दूरी को बढ़ाकर मान लीजिए यहाँ पे कर दिए इस कण को, तो इसके बीच की दूरी जो कम किए, इसका मतलब जो आकर्षण का मान होगा थोड़ा क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये पास आ जाएंगे तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। और इन्हीं जो गैस के कणों को एकदम निकट ला दे, एकदम पास ला दे, तो इनमें प्रतिकर्षण बल क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। किसके अनुसार? इस गैस अणुगति मॉडल के दूसरा जो टॉपिक बता रहा है उसके अनुसार। ठीक है, बस इसको समझना है। इसका लेक्चर चल रहा है तो बस इसको समझना है। समझ जाएंगे तो आपका इसका जो एक्सरसाइज है उसको आधा आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होंगे इसके फार्मूले पे हल कर देंगे। तो आप इसके लेक्चर को ध्यान से सुनिए और जो इसमें फार्मूले आ रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं। गैस का अणुगति मॉडल में तीसरा नियम क्या कह रहा है? देखिए सुनिए, कह रहा है कि गैस के दो अणुओं के बीच की टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। परिणाम स्वरूप दोनों अणु विपरीत दिशाओं में उसी चाल से लौट जाते हैं जिससे वे टकराते हैं। सामान्य ताप व दाब पर उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये जो गैस के कण हैं, यदि ये अनियमित गति कर रहे हैं, भाई गैस के जो कण है अनियमित रूप से गति करते हैं, ये तो बात फिक्स है। अब गति कर रहे हैं तो भाई मान लीजिए कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, तो भीड़ भाड़ में कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो टक्कर तो होगी, श्योर सी बात है, टक्कर होगी। तो ये जो गैस के अणु होते हैं अनियमित रूप से गति करते हैं, तो ये जो टकराते हैं तो इनकी जो टकराने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तो प्रत्यास्थ होती है, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है? पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। मतलब जैसे ये टकराएंगे, जैसे ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ये इधर गति कर रहा है तो कोई कण इधर गति करेगा, जाके आपस में टकराएंगे। तो जैसे ये इधर आ रहा है और ये कण इधर आ रहा है, जैसे ये टकराएंगे तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? दूर हटने लगते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब है प्रत्यास्थ होते हैं, यानी इनकी जो टक्कर होती है प्रत्यास्थ होती है, टकराती है फिर दूर चले जाते हैं। ऐसे टकराते आप लोग देखे होंगे, जैसे किसी किनारे से, मतलब किनारा नहीं, जैसे मान लीजिए घर में है, कोई होल है तो उससे प्रकाश निकलता है सूर्य का, तो उसमें देखे होंगे कण इधर उधर गति करते रहते हैं। वो क्या होते हैं? टकराते हैं, इधर उधर भागते हैं, वो टकराते हैं फिर भागते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, जो उनकी गति होती है वो क्या होती है? अनियमित होती है। इतना क्लियर है? तो इसी के परिणाम स्वरूप, यानी जो प्रत्यास्थ होता है इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब टक्कर होता है तो ये पुनः टकराने के बाद अपनी अवस्था में जाने, यानी दूर दूर हटने लगते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ होने के कारण। फिर क्या करें कि सामान्य ताप व दाब पर उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो भी गैस है इस पे यदि ताप और दाब की मात्रा समान रखें, यानी उसको सामान्य ताप और दाब पर जो गैस के अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? इनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी 3 टॉपिक हम लोग को क्लियर कर लिए। पहला टॉपिक क्या था? कि इनके पदार्थ अनियमित रूप से गति करते हैं। ठीक है, और गति करते हैं और ये सुदृढ़ एवं अति सूक्ष्म होते हैं, और इनका जो आयतन होता है गैस के आयतन से अलग होता है, उपेक्षीय होता है। दूसरा था कि जो कण होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण इनके जो बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है वो बहुत ही कम लगता है, और जैसे जैसे इसकी दूरी कम करते हैं इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का मान बढ़ने लगता है, और एकदम पास ला देते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। और तीसरा टॉपिक क्या था? कि जो गैस के अणु होते हैं ये निरंतर गति करते रहते हैं तो आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद जो इनकी टकराने की प्रवृत्ति होती है प्रत्यास्थ होती है, जिसके कारण टकराने के बाद ये पुनः दूर हटने लगते हैं। क्या होते हैं? पुनः दूर हटने लगते हैं। और गैस को सामान्य ताप और दाब पर रखा जाए तो उसके जो अणु हुए गति कर रहे हैं अणु, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रहे 3 टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, इसका डी टॉपिक देखिए, ABCD, चौथा डी कह रहा है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा
गैस के ताप पर निर्भर करती है और उसके परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक, यानी ये जो गैस के अणु हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए गतिज ऊर्जा को K से दिखाते हैं, ये जो K है समानुपाती होता है किसके, ताप पर निर्भर करता है और ताप के परम ताप के, वो भी ताप के कौन से ताप के, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए जो K है काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो समानुपाती होता है किसके, परम ताप T लेते हैं, मान लीजिए T मान लेते हैं, तो परम ताप T के समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो नियतांक आता है 2/3 K और T, परम ताप T। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो गैस के अणु हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप पे निर्भर करती है, और ताप पे निर्भर करती है जो तो परम ताप होता है उसी के समानुपाती होती है। असमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो जरूर भाई फिक्स है कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो आता है 3/2 K और T बचा है आपका T, यानी ये जो है आपका कौन, ये क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। इतना समझ में आया, 4 टॉपिक समझ में आया गैस का अणुगति मॉडल के, इतना समझ में आया। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अब ठोस का अणुगति मॉडल। ये गैस का हो गया। गैस का अणुगति मॉडल में 1 2 3 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। एक बार रिपीट कर लीजिएगा अपने बुक से और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं ठोस का अणुगति मॉडल, यानी जो पदार्थ में 3 बताएं, ठोस द्रव गैस, गैस का देख लिए, अब देखेंगे ठोस का अणुगति मॉडल, यानी उसके अणु की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको, इसको नोट करिएगा। चलिए देखिए इसका दूसरा पदार्थ के अणुगति सिद्धांत में दूसरा पढ़ेंगे हम लोग किसका, ठोस का अणुगति मॉडल। ठीक है, ठोस का अणुगति सिद्धांत या मॉडल। ठीक, ठोस का, ठोस मतलब जिसका आयतन व आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यही होता है ना ठोस। और गैस का क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी जो ठोस होता है जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं, जिसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ठोस का अणुगति मॉडल। तो देखिएगा इसका पहला टॉपिक, इसमें 2 ही टॉपिक है, ठोस का अणुगति मॉडल में 2 टॉपिक है। तो इसका देखिए ए टॉपिक देखिए, यानी ए पॉइंट देखिए, इसका कह रहा है कि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। प्रत्येक अणु की स्थिति निश्चित तथा नियमित क्रम में होती है। यानी जो भी ठोस होते हैं, क्या होते हैं, जो ठोस होते हैं, ठीक है, ये ठोस है एक, ये जो ठोस होता है इनके जो अणु हैं, यानी ये जो अणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो फिक्स होती है, साम्य होती है। यही बोला है ना कि इनके बीच की दूरी साम्य होती है, और वो भी कितनी होती है, यानी जो 1 2 कण हैं, यानी जो आसपास 2 कण हैं, तो इनके जो बीच की दूरी x मानते हैं वो है कितना होती है, 10⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। 10⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यानी जो भी ठोस होते हैं उनकी जो बीच की दूरी होती है अणुओं की, वो हम लोग लगभग माने हैं कितना, 10⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक अणु की स्थिति निश्चित तथा नियमित क्रम में होती है। और ये जो ठोस के कण होते हैं इनकी जो स्थिति होती है एक नियमित रूप से, ये नहीं कि एक नियमित रूप से, इसमें क्यों होता है, क्योंकि अंतराणविक बल बहुत ही ज्यादा होता है, इस कारण ये क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, सज जाते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का ठोस के अणुगति सिद्धांत का पहला टॉपिक। समझ में आया पहला पॉइंट क्या, कि जो ठोस के अणु होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वो साम्य होती है, लगभग कितना, 10⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनकी जो स्थिति होती है और क्रम होता है वो निश्चित होता है। इतना समझ में आया। फिर दूसरा कह रहा है, इसका बी पॉइंट कह रहा है कि जो ठोस को गर्म करने से उनके अणुओं के दोलनों का आयतन बढ़ जाता है, जिससे उनके मध्य अंतरा आणविक दूरी बढ़ जाती है।
इस प्रकार ठोस का प्रसार होता है। बात समझिएगा। जैसे ये ठोस है, इसको ताप देना शुरू कर रहे हम लोग, ठीक है, क्या किए, ताप देना शुरू करेंगे तो जैसे ही भाई कोई भी पदार्थ हो, जैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अभी पढ़े पिछले गैस के अणुगति मॉडल में। तो इस ठोस को जैसे ताप देते हैं तो इसके जो कण हैं गति करेंगे भाई, गति करेंगे तो इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है, अंतरा आणविक स्थान है, वो बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो उसका आंतरिक आणविक स्थान जो अंतरा आणविक स्थान में जो बल कार्य कर रहा है, अंतरा आणविक बल, उसका मान क्या होता है, कम होने लगता है। और जैसे ही कम होने लगेगा तो ये कण क्या होंगे, धीरे धीरे अब गति करना शुरू करेंगे। गति करेंगे तो इनमें क्या होता है, थोड़ा फैलाव हो जाता है, प्रसार हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको गति किए, अभी मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर का था, जैसे इसको ताप देते हैं, ठीक है, जैसे ताप देते हैं तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अंतरा आणविक जो बल होता है, अंतरा आणविक बल होता है, वो क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होता है, कम होने लगता है। और इस ठोस में धीरे धीरे क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है। जैसे देखे होंगे आप लोग, लोहे को गर्म करते हैं और गर्म करके हथौड़े से मारते हैं तो उनमें प्रसार होता है। और ऐसे भी देखे होंगे, यदि गर्म करेंगे तो उनमें क्या होता है, प्रसार होकर वो थोड़ा मोड़ा बढ़ जाते हैं। जैसे रेल की पटरियों को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनके बीच गैप छोड़ा जाता है। क्यों भाई, गर्मी के दिनों में उष्मा मिलता है, तो उष्मा मिलेगा, हीट मिलेगी, तो जो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी उसमें वृद्धि होगी। दूर थोड़ा हटेंगे, अंतराणविक बल कम लगेगा, तो उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रसार होने जाएगा। यदि उनके बीच गैप न रखा जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, इसलिए जो पटरियां होती हैं उनके बीच गैप रखा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो ठोस के अणुगति मॉडल से रहे ये 2 टॉपिक, ए और बी। क्या, जो ठोस होता है उनके जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी साम्य होती है, वो भी लगभग 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, और इनकी जो स्थिति या क्रम होता है वो निश्चित होता है। दूसरा, यदि ठोस को गर्म करेंगे तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसके कारण इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, अंतरा आणविक बल कम हो जाता है और ठोस में प्रसार होना शुरू हो जाता है। ये बात रही 2 किससे, ठोस के अणुगति सिद्धांत से। इतना समझ में आया। चलिए अगला पढ़ते हैं, द्रव का अणुगति मॉडल। क्या, द्रव का अणुगति मॉडल। अब देख ले, द्रव के कण भाई क्या करते हैं, उनमें ताप देंगे तो वो कैसे होंगे, या उनको ठंडा करेंगे तो क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या, द्रव का अणुगति मॉडल। द्रव का अणुगति मॉडल, जैसे मान लीजिए कोई द्रव होगा लिक्विड टाइप का, ऐसे ही होगा ना, ऐसे। ये क्या है, हम लोग का द्रव है। अब इसका अणुगति मॉडल पढ़ रहे हैं तो सुनिएगा, इसमें 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक कह रहा है, देखिए, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी गैस के अणुओं से कम व ठोस के अणुओं से अधिक है। द्रव के 2 अणुओं के बीच आकर्षण बल गैस के अणुओं से अधिक लेकिन ठोस के अणुओं से कम होता है। बात वही है। क्या बात वही है भाई, देखिए, जब गैस पड़े थे, यानी जो गैस था उसके अणुओं के बीच की दूरी बहुत दूर दूर थी। फिर हम लोग ठोस पढ़े तो ठोस था, उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या थी, थोड़ी नजदीक नजदीक थी। अब जो गैस पढ़ेंगे, इसके जो अणु होते हैं, गैस के जो बीच की दूरी होती है इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज्यादा होती है, मतलब मीडियम में होती है, ऐसे ऐसे होती है गैस के अणु हैं। समझ में आया। तो वही कह रहा है कि जो गैस के जो द्रव के अणु होते हैं, वो उनके बीच की जो दूरी होती है गैस के अणुओं के बीच की दूरी की तुलना में कम, तथा ठोस के अणुओं के बीच की दूरी की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या, इनके जो बीच की दूरी है, यानी ये जो ठोस के द्रव के बीच की दूरी x मान रहे हैं, इनकी जो दूरी होती है वो लेस देन होती है किससे, कम होती है किससे, गैस से, और ज्यादा होती है किससे, ठोस से। ये बात रख रहे हैं ध्यान। ठोस की जो बीच की दूरी होती है उससे ज्यादा होती है द्रव की, और गैस के अणुओं के बीच की दूरी होती है उससे कम होती है। ये बात समझ में आ गई। इसके बीच जो बल कार्य करता है, यानी इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए F कार्य कर रहा है, तो उसका जो मान होता है
क्या होता है, ठोस से कम होता है। भाई ठोस में अंतरा आणविक बल ज्यादा कार्य करता है और द्रव से गैसों से ज्यादा होता है, यानी गैसों में कम कार्य करता है, तो द्रव में गैस की अपेक्षा आंतरिक आणविक बल क्या होता है, ज्यादा काम करता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या करता है, कम कार्य करता है, लेस देन ग्रेटर देन। जो बल है अंतराआण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये बातें समझ में आई। ये रहा इसका क्या, पहला टॉपिक। इसका दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा पॉइंट समझिए। कह रहा है कि जो द्रव के अणुओं की ऊर्जा गैस के अणुओं की ऊर्जा से कम लेकिन ठोस के अणुओं से अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव के अणु एक दूसरे के आकर्षण क्षेत्र से बंधे नहीं रह पाते हैं और द्रव के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं। समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि जो द्रव के अणुओं की ऊर्जा होती है वो गैस के अणुओं से कम होती है। जाहिर सी बात है भाई, गैस के जो अणु होते हैं इनमें ऊर्जा ज्यादा होती है, इस कारण ये बहुत तेजी से गति करते हैं, जैसे उड़ने लगते हैं ऊर्जा ज्यादा होने के कारण। ठोस के जो अणु होते हैं इनके पास बहुत कम ऊर्जा होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, अंतराआण्विक स्थान के कारण बंधे रहते हैं। ठीक, इनमें अंतराआण्विक बल जो होता है कम कार्य करता है, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है और ये उड़ सकते हैं। लेकिन जो द्रव होता है उसके जो ये जो द्रव है इसके जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की बात करें तो इसकी जो ऊर्जा होती है अधिक होती है किससे, ठोस से, और कम होती है किससे, गैस से। यानी गैस के जो अणुओं के बीच की कम होती है, यानी गैस ज्यादा होता है। यानी जो गैस की ऊर्जा होती है वो द्रव की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, और ठोस की अपेक्षा ये द्रव की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है। यानी जो ठोस की ऊर्जा होती है कम होती है किससे, द्रव की ऊर्जा से, और जो गैस की ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है किससे, द्रव की ऊर्जा से। ये बात है, ठीक है, इतना समझ में आया। और यही कारण है कि द्रव के अणु एक दूसरे के आकर्षण के क्षेत्र में बंधे नहीं रहते हैं, और यही कारण है कि जो द्रव के भी अणु होते हैं वो गैस की तरह ही अपने आकर्षण क्षेत्र में, यानी जो उस पर अंतराआण्विक स्थान बल कार्य करता है वो ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम कार्य करता है, यानी नगण्य काम करता है। और इसी कारण ये जो द्रव के कण होते हैं ये भी इसी के द्रव में ही अनियमित गति क्या करते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, इधर उधर गति करेंगे। इतना समझ में आया। किस कारण, जो इनके बीच की ऊर्जा होती है ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है और गैस की अपेक्षा कम होती है, और इनके बीच जो अंतराआण्विक बल होता है वो ठोस की अपेक्षा बहुत कम कार्य करता है, जिसके कारण इनके जो कण होते हैं द्रव के अंदर ही इधर उधर की गति करते रहते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। दो टॉपिक अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अब तीसरा टॉपिक समझिएगा इसी का, सी टॉपिक समझिए। कह रहा है कि जो द्रव में उसके अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है। ठोस में क्या होती थी, इसकी निश्चित होती थी अणुओं की क्रम, गैस में भी ये निश्चित नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं ना इसका आयतन निश्चित और निश्चित ऐसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो द्रव के कण होते हैं इनका भी जो स्थिति होती है वो निश्चित नहीं होती है, यानी जो कण हैं इनकी स्थिति, कण की स्थिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। इतना समझ में आया। फिर चौथा टॉपिक देखिए, डी कह रहा है कि जो द्रव का आयतन होता है निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं बताया है। जो द्रव होता है, द्रव का जो आकार होता है वो फिक्स होता है, अरे सॉरी अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब भाई मान लीजिए 1 लीटर जल लिए तो उसको जिस जिस पात्र में रखेंगे 1 ही लीटर रहेगा, उसका आयतन नहीं बढ़ जाएगा। जैसे गिलास में रखे 1 लीटर तो 1 लीटर है, उसको बाल्टी में डाले तो ये नहीं कि 4 लीटर हो जाएगा, उसका आयतन सेम रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा। इसका मतलब गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार होगा, लोटे में रखेंगे तो लोटे के आकार का होगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का होगा। तो इसका लास्ट टॉपिक यही कह रहा है कि जो इसका आकार होता है, द्रव का आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। और जो आयतन होता है, आयतन वो क्या होता है, निश्चित होता है। वो क्या होता है, निश्चित होता है। इतना तो आप लोग सब भी जानते हैं। ठोस द्रव गैस की परिभाषा भी इसी से बताते हैं। ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है,
द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। तो ये तो परिभाषा की बात हो गई, इतना तो सब लोग बता देंगे। तो ये रहे 4 टॉपिक गैस द्रव के अणुगति सिद्धांत से। तो इतना सबको पता था, सब लोग जानते थे। अब रिपीट भी हो गया होगा तो और अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो ये रहे पदार्थ के अणुगति सिद्धांत से ठोस द्रव गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ लिए। ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज। इतना क्लियर है? तो इतना सब नोट कर लीजिएगा। नोट करना क्या है, बस समझना था, नोट करने की कोई चीज नहीं है, ये सबको पता है, बस समझना था। हम लोग पढ़ेंगे अब बायल का नियम। अब आ रहे हैं हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा जो बेमन से सुन रहे थे, अब थोड़ा मन लगा के सुनेंगे, क्योंकि अब अच्छे अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं, आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होंगे, मदद भी करेंगे, और आगे अपर लेवल में भी पूछे जाएंगे। कोई लोग भी आएगा तो वो आपसे पूछ जाएगा बायल नियम क्या है, चार्ल्स नियम क्या है, दाब क्या होता है, दाब नियम क्या होता है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या है, ये सब आपसे पूछ सकता है। तो अब हम लोग चलेंगे बायल के नियम के अनुसार, बायल का नियम पढ़ेंगे, चार्ल्स का भी नियम पढ़ेंगे, उनके अनुसार क्या क्या होता है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये सब देखेंगे। तो इसके देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही क्या था, हम लोग का पदार्थ का अणुगति मॉडल ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो अभी तक का जो वीडियो पसंद आया होगा, देखे हैं, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना, तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, उसमें से ऑल वाला ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आएगा कि हाँ भाई, अनूप स्टडी से ये वीडियो अभी लॉन्च किया गया है, अभी अपलोड किया गया है, और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इतना क्लियर है? तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे बायल, चार्ल्स नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।